अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूँ अली अनीक सैयद और मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का खूबसूरत सा आगाज़ आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया जनाब तो कर लीजिए, क्योंकि आज है जुम्मा। और जुम्मे को एक रिमाइंडर मैं आपको ज़रूर देती हूँ, जुम्मे को सैयदुल अयाम कहा जाता है। आज के दिन कसरत से दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खुसूसी तौर पर एहतमाम कीजिएगा और दुआएं जो हैं आज के दिन बहुत ज़रूरी कबूल होती हैं, तो आपने अपनी दुआओं में पूरी उम्मत मुसलमान को याद ज़रूर रखना है। जनाब ये तो आगाज़ कर लिया दिन का खूबसूरत सा, क्रिकेट शायकीन के लिए भी दिन का अच्छा सा आगाज़ करते हैं और बात कर लेते हैं पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की। तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 एक रोज़ा मैचों की जो सीरीज़ है वो 2-1 से अपने नाम कर ली है। अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए। अब एग्जैक्टली इसलिए मैंने कहा कि अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं और मैं खुद ही इसका आगाज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जो अली को रोकती हूँ कि प्लीज़ क्रिकेट पर अब बात ना करें। लेकिन जनाब तीसरा और फैसला कुन जो ये मुकाबला था उसमें कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त देकर जो सीरीज़ जीतने का एजाज़ हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है तबाहकुन बॉलिंग की है, इब्तिदा ही से मेज़बान टीम को दबाव में रखा है और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को महज 157 रन पर उन्होंने ढेर कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की हैं, जबकि अबरार अहमद, शादाब खान ने 2-2 शिकार किए। जवाब में गर्चे पाकिस्तानी बैटिंग लाइन भी मुश्किलात का शिकार रही, क्योंकि वहाँ पिच बहुत मुश्किल थी। ताहम बाबर आजम की जो जिम्मेदाराना 40 रन की इनिंग्स थी और आखिर में अब्दुल समद और शादाब खान की 7वीं विकेट के लिए 49 रन की जो नाकाबिल शिकस्त शराकत थी, उन्होंने पाकिस्तान को यादगार फतह दिला दिया। और आपको इससे पहले याद रहे 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 42 रन से शिकस्त देकर मैच अपने नाम किया था। हदफ अगरचे बड़ा नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग एक बार फिर दबाव का शिकार दिखाई दी हमें। यही तशवीश की बात है, सीरीज़ जीतने के बावजूद कौन सी कमजोरियां ऐसी हैं जिन पर फौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियां असगर सलीमी साहब और मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। सबसे पहले असगर सलीमी साहब आपकी जानिब आते हैं और आपसे पूछेंगे कि इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आप देख रहे हैं, हम खुश तो हैं, सेलिब्रेशंस भी हमने देखा है शायकीन की जानिब से बहुत की गई है, मैच देखने के लिए भी एक बहुत बड़ा हजूम मौजूद था। तो आप देख रहे हैं कि शायकीन खुश हैं किसी तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी रही है उससे? अली भाई, देखा जाए सबसे पहले तो जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने पूरी कौम को, क्रिकेट फ़ैन को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद दी है, तो हमारी तरफ से भी क्रिकेट फ़ैन को मुबारकबाद। और सबसे बड़ी बात है, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ज़्यादा जो क्रिकेट फ़ैन है उनकी ये जीत है, चूँकि वो हर वक्त पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते रहते हैं। जब पाकिस्तानी टीम हारती भी है, पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर हैं मायूस कुन कारकर्दगी भी दिखाते हैं, तो ये वही क्रिकेट फ़ैन होते हैं जो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं, इनको बाकायदा सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के लिए बाकायदा स्टेडियम में आते हैं। कल भी आपने देखा होगा कि बड़ी तादाद में लोग ही लोग, क्रिकेट फ़ैन मौजूद थे और एक एक बॉल पे उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया है, तो मैं समझता हूँ ये भी जो हमारे क्रिकेट फ़ैन है, शायकीन है, ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और कल जिस तरीके से मैच हुआ है, और आपको पता है बड़ी मुश्किल विकेट थी, लेकिन कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस अंदाज में, अब ये नहीं कह सकते कि इस बैट्समैन की वजह से या इस बॉलर की वजह से पाकिस्तान टीम जीती है, नहीं, ये ओवरऑल इज्तिमाई मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम की कामयाबी है। बाबर आजम के अगर देखा जाए, हम परफॉर्मेंस पर आते हैं, असगर सलीमी साहब परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ साहब, जिस तरीके से अभी असगर सलीमी साहब भी बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं, उन्होंने शायकीन की बात की, फैसला कुन मार्के का जोशो खरोश जो है वो शायकीन ने बढ़ा दिया था, एक तो ये, और दूसरा ये कि ज़रा हमें आगाज़ ही में ये बताएं कि इतनी मुश्किल पिच होम ग्राउंड पे क्यों रखी गई थी? फिर आसानियां पैदा करनी थी तो पूरे तरीके से की जाती हैं, आपकी तो अच्छी खासी नज़र रहती है कदाफी स्टेडियम के सारे मामलात पर, तो इस हवाले से भी हमें बताएं। देखिए, यकीनी तौर पर ही ना, ये जो पिचेस थी इतनी मेयारी नहीं थी जिसकी हमें तवक्को की जा रही थी, और शायद कुरेटर जिस तरह की पिचेस बनाने की कोशिश कर रहे थे वो बनाने में कामयाब नहीं हुए। 80-20 का जो मार्जिन था, फर्क था, वो इसमें यकीनी तौर पर हमें दिखाई दिया है। पाकिस्तानी टीम के लिए यकीनी तौर पर ये जीत बहुत बड़ी कामयाबी है वर्ल्ड कप की तैयारियों के बाद। अच्छा हुआ है, जहां तक हम देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम के जो मसाइल हैं वो अभी तक जो के त्यों दिखाई दे रहे हैं।
पाकिस्तान की टीम के हवाले से यकीनी तौर पर हमेशा ये बात करते हैं कि जिस किस्म की भी पिचेस हो, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है। हमें उस पर भरोसा नहीं होता कि क्या इन पिचेस पर पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं ये इतने रन चेज कर पाएंगे या नहीं। हमेशा मुश्किलात का शिकार है ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइन। पिचेस के यकीनी तौर पर इसको मेयार को बेहतर बनाने की जरूरत थी। रावलपिंडी की जो पिच थी निस्बतन थोड़ा सा बेहतर दिखाई दी, लेकिन जो कजाफी की रूटीन की हम यहाँ पर पिचेस देखते हैं, ये उस किस्म की पिचेस यहाँ पर हमें दिखाई बिल्कुल नहीं दी हैं। यकीनी तौर पर इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि जो मौसम था बहुत सख्त था लाहौर में, आपको पता कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी, उसकी वजह से भी उसकी जो असल वो शनाख्त जो देना चाह रहे थे, जो जिस तरह की तैयारी चाह रहे थे ये कुरेटर, वो नहीं कर पाए। फिर ये कि आपको पता है कल यहाँ पर बारिश भी होगी, जिसकी वजह थोड़ा सा जो उस नमी का फैक्टर था वो भी इब्तदाई ओवर्स में हमें दिखाई दिया। और मैं तो हैरान था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला क्यों किया है। अमूमन यही होता है कि इस तरह के वेदर में जो टीम पहले जो है पिच को या फील्ड को खुश्क होने दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है ऐसी अपने लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाई जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूसुफ साहब। तो अगर इसी की बात की जाए कि इस वक्त फील्ड बहुत मुश्किल था और उसमें आप देखिए कि बहुत लो स्कोरिंग मैच था। सलीमी साहब, आप देखते हैं कि पाकिस्तानी परफॉर्मेंस जो है, आप कह रहे हैं कि किसी एक फ़र्द की परफॉर्मेंस नहीं थी, कल एक बहैसियत टीम अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तानी टीम ने। तो इसको ज़रा कंटिन्यू कीजिए। आज बिल्कुल बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेसिकली देखा जाए ना, जो क्रिकेट है वो हम बेसिकली रिलाई करते हैं एक या दो प्लेयर पे। बाबर परफॉर्म करेगा तो टीम जीत जाएगी या शाहीन अफरीदी अच्छी बॉलिंग करेगा, नहीं। इसमें बेसिकली ये 11 प्लेयर की गेम है, इसमें हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट करना होता है। और कल का जो मैच है, कल का डू और डाई वाला मैच था और हर प्लेयर ने जिम्मेदारी ली है। तो मैं समझता हूं कि अगर बॉलिंग में देखा जाए तो हमने बेहतरीन बॉलिंग की है, अगर हमने बैटिंग देखा जाए तो बेहतरीन बैटिंग की है। 84 गेंदों पे कल बाबर आजम ने 40 स्कोर किया है। कल की जितनी जो अपना पिच वो मुश्किल थी, वो समझ ले कि वो टेस्ट, इसको वनडे नहीं समझ रहे थे, टेस्ट मैच की तरह उन्होंने खेला है। और उसके साथ अगर आप ये देख लें कि इरफात जो मिनहास है, उन्होंने 25 गेंदों पे 9 स्कोर किया है। आप सिर्फ इसको 9 स्कोर ना समझे, आप ये समझ लें कि ये 50 है, जिस कंडीशन में एक एक रन बनाना बड़ा मुश्किल था। और आप उसके बाद देख लें कि जब 112 पे 5 आउट बाबर आजम आउट हुए और उसके बाद इरफात बिन हास भी 112 पे आउट हो गए, फिर भी समझ नहीं आ रहे थे कि अब ये ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या पाकिस्तान जो टीम है वो जीतेगी। तो लेकिन मैं समझता हूं कि इस मौके पे शादाब खान ने भी बिल्कुल एक सीनियर प्लेयर होने का सबूत अपना वो किया था। उन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, विकेटें नहीं उनको मिल रही थी। कल मैं समझता हूं कि शादाब खान का बड़ा लकी दिन था। 3 साल के बाद, यानी कि 2023 में इन्होंने वर्ल्ड कप हैदराबाद में जो मैच हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका, उसके बाद कल इन्होंने ना सिर्फ एक विकेट ली बल्कि 2 विकेटें ली हैं। और इसके बाद उन्होंने नॉट आउट 29 स्कोर भी किया। और ये 29 स्कोर भी समझ लें कि ये सेंचुरी है, जिस तरह वो स्कोर बन रहे थे और उनके साथ जिस तरीके से अब्दुल समद ने साथ दिया है। तो मैं समझता हूं कि इसी तरह ये एक पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेटर के लिए, स्पेशली जो यंग प्लेयर है उनके लिए एक सबक है कि कंडीशन, हालात जितने भी मुश्किल हो, आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने वो जो है ना माहौल का जायजा लेना है, पिच का जायजा लेना है, उसके मुताबिक जो है ना आपने प्लानिंग कर दी है। कल पाकिस्तान टीम की जितनी जबरदस्त प्लानिंग थी, बहुत मुश्किल विकेट थी, तो लाजमी बात है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने सोचा होगा कि भाई स्लो ट्रैक बनाना है। और ठीक है, लेकिन प्लेयर ने परफॉर्म करना होता है। प्लेयर ये नहीं हर तरह की कंडीशन में प्लेयर से परफॉर्म करना होता है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, शादाब की बात कर लेते हैं, जिस तरह से वे सलीमी साहब भी कर रहे थे। बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहे हैं वो बड़े लंबे अरसे तक। कल की जो परफॉर्मेंस थी, क्या वाकई उनका सिर्फ लकी डे था या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट उनमें आई है या फिर इस प्लानिंग का नतीजा है जिसका जिक्र असगर सलीमी साहब कर रहे हैं? देखिए, हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आता है, गैर मेयारी परफॉर्मेंस रहती है। और जब तक वो खेलता रहेगा उस वक्त तक उसकी परफॉर्मेंस में उसी वक्त निखार आएगा जब उसको मुसलसल मौके दिए जाएंगे। हम अक्सर माइक हैसन हेड कोच उन पर तनकीद करते हैं, उनको जिस तरह साइम अयूब को लगातार मौके दिए गए, इस तरह शादाब खान का भी बहुत ज्यादा उनको इंतजार करते हैं।
और इसकी वजह से जो एतमाद उनको हासिल हुआ शादाब खान को, मेरे ख्याल में उसकी ये वजह थी कि वो कोच और टीम में जो मैनेजमेंट का एतमाद हासिल करने के बाद मैदान में जाते उनको ये, उनके जहन में ये खौफ नहीं होता कि अगर मैं रन्स नहीं करूंगा, बॉलिंग अच्छी नहीं करूंगा तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा। जब किसी भी खिलाड़ी को ये मुकम्मल यकीन करवा दिया जाए कि आप जैसे भी खेलें अपनी 100% देने की कोशिश करें, अगर आप नाकाम भी होते हैं तो इसके बावजूद आप टीम का हिस्सा रहेंगे, ये बहुत बड़ी थपकी होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए कोचेस की तरफ से। इसके बाद फिर इस तरह की परफॉर्मेंस यकीनी तौर पर कम बैक करते हैं। हमने देखा कि बाबर आजम के हवाले से भी बहुत तनकीद हम लोगों ने की कि उनसे रन्स नहीं हो रहे, लेकिन उनको भी मुसलसल मौके दिए गए। हमने ये भी कहा कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर खेलना चाहिए, वो वहां भी नहीं गए, उनके बावजूद वो टीम का हिस्सा रहे। तो इस तरह के जब मौके लोगों को मिलते रहेंगे खिलाड़ी को, तो मेरे ख्याल में उससे जो परफॉर्मेंस है एक दिन जरूर उसका कम बैक होता है। हमें शादाब खान से अब उम्मीद है कि वो बॉलिंग में भी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि हमें उनकी जरूरत है बतौर बॉलर। और अगर वो बैटिंग में भी रन कर जाते हैं ये तो पाकिस्तान के लिए एक इजाफी टॉनक की बात कह सकते हैं इसके लिए। और मेरे ख्याल में इस सीरीज में पाकिस्तान ने किसी भी मैच में कोई तब्दीलियां नहीं की, हालांकि पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका था कि जिस तरह सुफियान मुकीम हमारे पास बेंच पर मौजूद हैं उनको मौका दिया जाता, लेकिन क्योंकि माइक हैसन को सिर्फ ये सीरीज जितना जरूरी था, वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये कहते हैं वर्ल्ड कप की तैयारियों का ये उस सिलसिले में ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमें वो तैयारियां उसमें एकदम से थोड़ा सा फुकदान नजर आया कि अगर जो बाकी बेंच पर लोग बैठे हैं क्या वो इस काबिल नहीं थे कि उनको मौका दिया जाता। आपने पूरी सीरीज के दौरान सेम टीम के साथ अब कॉम्बिनेशन के साथ खेलते रहे। ठीक है, हमें इससे एक ये हुआ कि हमें सीरीज तो जीतने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए सीरीज खेली जा रही थी क्या उसमें हम वो कामयाबी हमें मिली है नहीं, ये वो सवाल है जिसका यकीनी तौर पर जो टीम इंतजामिया है वही बेहतर जवाब दे सकती है। एक जरूर ऑप्शन उनके पास जरूर हो सकता है कि जिस तरह हमें बांग्लादेश के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा, उसके बाद टीम का मोराल डाउन था, क्रिकेट फैंस का मोराल डाउन था, और उसको अप करने के लिए यकीनी तौर पर इस सीरीज में कामयाबी जरूरी थी। बहरहाल सीरीज में जीत पाकिस्तान को यकीनी तौर पर एक उसका जो मोराल है उसको बढ़ाने में मदद देगी। और आने वाले जो मैचेस है इसके बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का दौरा करना है जहां पर 2 टेस्ट मैचेस है, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज इंग्लैंड के साथ खेलनी है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास अब एक नए मोराल के साथ वो मैदान में उतरेगी, लड़कों को कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। और इस सीरीज में कामयाबी खिलाड़ियों के नुक्ता नजर से इसलिए भी खास अहमियत थी कि आपको पता है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो इनके खत्म हो रहे हैं, तो अब नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसकी जो फहरिस्त है वो तैयार की जाएगी और जिसमें यकीनी तौर पर जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये लाइफलाइन एक। हम सोच रहे थे कि जो आखिरी मैच है, टेस्ट मैचेस की भी बात आपने कर दी, खासकर बांग्लादेश के साथ जो सीरीज हुई थी उसमें भी करियर बचाओ इनिंग्स खेली गई थी, तो क्या सलीमी साहब ये भी एक करियर बचाओ इनिंग्स ही थी जो अब तीसरे मैच में दिखाई गई? जी, कल के प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया था कि जो तीसरा मैच है, सीरीज़ का तीसरा मैच है, डू और डाई वाला मैच है, और इसमें जो प्लेयर है पूरी जान लड़ा देंगे। आपने ये देखा है, आप इसको कह सकते हैं कि फेस सेविंग है प्लेयर है। आप ये शादाब खान को देख लें या और जो ऐसे प्लेयर थे जिन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो कल इन्होंने प्रूव कर दिया। बेसिकली मैं समझता हूँ कि जब कोई भी प्लेयर, ये प्रोफेशनल प्लेयर है बेसिकली ना, अगर ये परफॉर्म करना चाहे तो कोई वजह नहीं है कि ये परफॉर्म ना कर सके, लेकिन अगर कहते हैं ये ठीक ना हो तो फिर तो आपको पता है। लेकिन कल जिस तरीके से कल इन्होंने, ये नहीं है कि इनको खेलना नहीं आता, खेलना आता है। ये दुनिया की किसी भी बेसिकली टीम में ऐसे प्लेयर भी हैं जो वर्ल्ड क्लास है, यानी वर्ल्ड क्लास का मतलब होता है दुनिया की किसी भी कंडीशन में किसी भी पिच पे ये परफॉर्म करने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। लेकिन शर्त वही है कि ये खुद अंदर से एक बेसिकली अगर ये खुद डिसाइड करेंगे कि भाई मैंने अपने लिए नहीं खेलना, मैंने मुल्क के लिए खेलना है, जब सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान सबसे पहले ये नारा लगाएंगे ना सबसे पहले पाकिस्तान का, तो मेरा ख्याल है कि इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और इनका हर हवाले से ये ठीक रहेंगे। लेकिन बाज़ का ये जो प्लेयर्स होते हैं रिलैक्स कर जाते हैं। कल जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने बड़ा ज़बरदस्त फाइट बैक किया है, बेहतरीन मैच जीता है, अब इनको जरूरत है कि इससे ज्यादा एफर्ट करें, ज्यादा कोशिश करें। अगर ये रिलैक्स कर देंगे आगे, चूंकि फिर मैचेस होने हैं, तो फिर ये अपना आप ये देख लें कि अभी पाकिस्तान टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया है जो स्लो पिच पे, अभी पाकिस्तान को एक स्पोर्टिंग विकेटें हैं वहां पे भी आपको पता है कि वनडे मैचेस में आजकल 350, 450, 400, 450, इवन के 434 स्कोर भी चेज हुआ है। तो आपको इधर भी जाना पड़ेगा। अभी तो आपने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, लो स्कोरिंग मैच वो आप था
मुश्किल विकेट थी, आपने जीत सही ली, है। अच्छी बात है कि आप इधर जीत गए, लेकिन अब आगे आपको भी। दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अच्छा यूसुफ अजम साहब, इन दी एंड ये जो हम कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम आई है, उससे हमने जीतने पर इतनी खुशी मना ली है, और दूसरा ये कि इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं था, जिस तरह हम बात कर रहे हैं इतना बड़ा हदफ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी बैटिंग लाइन प्रेशर में दिखाई फिर भी दी। तो इस सारी सिचुएशन में ये हमारे लिए तशवीश की बात नहीं है, क्योंकि ये मैचेस तो हम वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए खेल रहे हैं ताकि हम प्रिपेयर रहें और अपनी पसंद की जो विकेट्स हैं उन पर हम खेल रहे हैं। तो फिर भी परफॉर्मेंस में हमें जो है प्रेशर दिखाई दे क्रिकेटर्स की, तो फिर उस पर क्या कहेंगे आप? जी ना, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। बिल्कुल ये चीजें सामने आई हैं कि पाकिस्तान की टीम होम कंडीशन में जिस तरह वो स्ट्रगल करती नजर आई है। कल का आप जो मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान टीम ने जो रन चेस किए हैं, हर वक्त दिल में धड़का लगा रहा था कि अल्लाह करे, अल्लाह ना करे कि ऐसी चीजें सूरत का आगे जाके सामना करना पड़े। अगर एक आउट हो जाता है तो फिर मुश्किल सूरत हो जानी थी। टाइम आ गया था। 157 के रन के भी हमने बिल्कुल वो 43 पॉइंट किस 2 ओवर में जाके किए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो टोटल था, इसको हमें तो 30 ओवर में कर लेना चाहिए था। हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं कि दुनिया की टीमें वनडेज में 350-400 रन कर रही हैं, लेकिन हम वो वहीं पे खड़े हैं 200-250 के बीच में। हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अगर हम तेज खेलते हैं तो फिर हमारी जो बैटिंग लाइन है बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाती है। जब हम रन स्कोर करते हैं तो 250 रन ही हमें सामने कह रहे बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सलीमी साहब का, आप दोनों ने अपना तजिया पेश किया है इस हवाले से कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी कैसी जा रही है। लेकिन फिर वही बात कि मायूसी कुफर है, अपनी टीम से बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए, जैसा कि लोगों ने करके दिखाया। और शायकीन ने अक्सर मैं हिना को कहता हूँ कि ना आप इतना मायूस बिल्कुल ना हुआ करें, पाकिस्तानी टीम कहीं ना कहीं मैनेज कर जाती है, कोई ना कोई छोटी सी खुशी आपको दे जाती है जिसको फिर डिस्कस करते हैं हम लोग, और मज़ा आता है। आपको पता चलता है कि जीत और हार जो है वो खेल का हिस्सा है, तो इतना मायूस नहीं हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी जगह पे आपको सरप्राइज भी देंगे। ब्रेक के बाद आता हूँ। वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वन लिंक वन एकेडमी की ज़ेर साया एक पॉडकास्ट सीरीज लाया है जो पाकिस्तान में डिजिटल और फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से आवाम को आगाही और तालीम फराम कर रही है। आज हम उसके एपिसोड 7 की बात करेंगे। कास्ट के बारे में आपको बताएंगे। डिजिटल बैंकिंग दुनिया भर में बैंकिंग का नया रुख बन चुकी है और पाकिस्तान भी इस राह की तरफ जा रहा है। इस एपिसोड में मशरिक पाकिस्तान से मिस्टर मोहम्मद हुमायूं सज्जाद और वन लिंक से मिस्टर अजीमुल्लाह खान ने डिजिटल बैंकिंग के मुस्तकबिल, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल एतमाद और पाकिस्तान के बैंकिंग लैंडस्केप पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान ये भी आगाह किया गया कि किस तरह डिजिटल बैंक्स कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर बना रहे हैं और कैसे पेपाक और डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क में डिजिटल ट्रांजैक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में जो एपिसोड 7 है आपको ये समझने में मदद देगा कि डिजिटल बैंकिंग पाकिस्तान के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को किस तरह से तब्दील कर रही है और मुस्तकबिल में बैंकिंग सर्विसेज की तरफ जा सकती हैं। इस पॉडकास्ट के को बराह रास्त अगर आपने देखना है तो उसके लिए इतवार शाम 7:30 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ देखिए और ऑनलाइन देखने के लिए एक्सप्रेस ट्रिब्यून यूट्यूब चैनल, वन लिंक यूट्यूब चैनल और पेपाक यूट्यूब चैनल पर मुलाहिजा करें। तो ये तो इस हवाले से अपडेट है। आपने अगर आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनाना है, बेहतर के मॉडल्स किस तरफ को जा रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट मिस मत कीजिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और जनाब कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान की जो इलेक्शन इंतखाबी मुहिम है जिसका आज आखिरी रोज़ है उसकी बात करते हैं। 7 जून बरोज़ इतवार को 9 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। और दूसरी जानिब अगर बात करें हुकूमत और पीपल्स पार्टी में वफाकी बजट 10 जून को पेश करने पर भी इत्तेफाक हो गया है। कुछ भी हो, बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर लियास राना साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक जी। आमिर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कितना चार्ज्ड माहौल देख रहे हैं आप? आज भी जो इलेक्शन का आखिरी रोज़ है और हमने देखा है इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़ है और इलेक्शन 7 को होना है, तो कितना चार्ज्ड है? पार्टीज़ की जानिब से हमने देखा है, उनके सरबराहान की जानिब से देखा है कि एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए गए वहाँ पर। देखें, जो रंग बन गया ना इंतखाबी मुहिम का, वो तो बेहतरीन हो गया है कि मुसलसल गोलाबारी जारी है सियासी जमातों के दरमियान में। बैरिस्टर गौहर PTI के वहाँ मौजूद हैं, धमकियां लगा रहे हैं बाइकआउट करने के कि हमें अगर रास्ता ना दिया गया। और फिर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी
की पूरी क़यादत आप देखें ना, चेयरमैन बिलावल भुट्टो वहाँ मौजूद हैं, आसफा भुट्टो मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की बाकी क़यादत है। PMLN के कायद नवाज शरीफ वहाँ पे होके एक दिन लगा के कैंडिडेट से मिल के आ चुके हुए हैं, और बाकी उनकी ख्वाजा साद रफ़ी, खुरम दस्तगीर, अमीर मुकाम, ये सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। तो रंग तो भरा गया मुकम्मल तौर पे, गहमा गहमी और इल्ज़ाम तराशियाँ। आपको पता है, कोई कह रहा है लड़काना बनाना है या कराची बनाना है, तो वोट पीपल्स पार्टी को दे दो, और अगर लाहौर बनाना है तो फिर हमारे साथ इश्तराक करो और नून को वोट दो। तो ये एक सियासत के रंग तो होते हैं कि इत्तेहादी भी हैं, लेकिन जाहिर है कि ये इलेक्शन, जैसे बिलावल भुट्टो लाहौर में लड़े तो अता तारण उनके मुकाबले में मौजूद थे इलेक्शन के लिए, और बाद में तलखियां खत्म हो गई थी। बिलावल भुट्टो उस वक्त भी बड़े तेज बयानात दे रहे थे, आपको पता है, और आज भी वो उसी पोजीशन में है, और वो अपने आप को रियल अपोजिशन का किरदार समझा रहे हैं कि देखें, और यही काम मुस्लिम लीग नून कर रही है कि ये कुछ भी नहीं कर सके डिलीवर सिंध के अंदर, तो आपको क्या GB को वो बनाना है। पता चलेगा जो 9 लाख वोटरों का आपने बताया कि उनमें से कितने परसेंटेज आती है, वो किस किस को वोट करती है। धांधली के इल्जामात माशाल्लाह पीपल्स पार्टी PTI से पीछे नहीं है लगाने के लिए कि कल को कोई बात ऐसी हो जाए तो वो कह सके देखे हमने तो पहले कहा था कि फार्म 45 आप अरेंज करें, 47 मैं अरेंज कर लूंगा। तो भाई जब आपने अरेंज करने के लिए कह दिया है खुद से, तो फिर आप कौन से कम रह गए। लेकिन चूंकि सियासत के रंग यही होते हैं कि लोगों को किस तरीके से अपनी तरफ माइल किया जाए, जवाब में बताया जाए। देखें PMLN भी वाज़े तौर पे नवाज शरीफ जब गए तो उन्होंने अपने टेन्योर की बात की, और जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, जो हॉस्पिटल वगैरह बनाए गए वहाँ GB में, उनके हवाले से बातचीत की गई। तो रंग तो ठीक भर गया है। अब देखें, धांधली के इल्जामात तो पाकिस्तान के हर इलेक्शन में लगते हैं, बिल्कुल। तो ये कोई GB मुबर्रा तो नहीं होना। हमें देखना ही है कि अल्लाह करे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर रहे और मामलात खुश उसलूबी से तय हो जाए वहाँ। राइट। अच्छा आमिर साहब, बिल्कुल इलेक्शन के रंग तो ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की ये जो लड़ाई है, इसके अंदर कहीं आपको लगता है कि इसका फ़ायदा कोई और भी उठा सकता है? हम देख रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी मैदान में है, और इलेक्टेबल्स वाला जो मामला है वो भी है कि जो उनके पास स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं उनकी भी जगह बनती हुई दिखाई दे रही है, या फिर जो दावे मुस्लिम लीग नून कर रही है क्लीन स्वीप के, वो उस तरफ जाता हुआ माहौल देख रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं समझता कि क्लीन स्वीप कोई भी पार्टी कर सकेगी। ये एक स्प्लिट मैंडेट आएगा, बिल्कुल क्लियर कट, और उसमें अक्सरियत बनेगी मिला के तमाम पार्टियों को, 4-5 लोगों को, 2-3 लोगों को। अब देखें ना कि PTI के तो बतौर सियासी जमात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक और पार्टी के साथ अपने लोगों को एफिलिएट करके इलेक्शन लड़वा रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं, और उनका ख्याल ये है कि बेनामी जो लोग हैं, यानी ज़ाहिर सियासी तौर पे उन लोगों को लोग वोट करेंगे। और नून का भी यही दावा है कि वहाँ का नौजवान PMLN की तरफ है, क्योंकि वैसे माजी में देखा गया है जिसकी विफाक में होती है हुकूमत, उसी की GB में होती है, माजी में ऐसा हमने देखा है। तो शायद इस वजह से मुस्लिम लीग नून के ये दावे नहीं। देखें, मैं आपको बताऊं, गिलगित स्कर्दू रोड एक जानलेवा मराहिल का होता था, जो नवाज शरीफ ने अरबों रुपए लगवा के FWO से वो सड़क अपने दौर में शुरू कराई, बनी, और सफर इतना मजे का हो गया कि लोग 3 घंटे में वहाँ स्कर्दू गिलगित आपस में ट्रैवलिंग कर लेते हैं, और कोई खौफ नहीं होता। सेहत बड़ी, फिरका वराना जंग को हाफिज हफीजुर रहमान के दौर में बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। GB मशहूर हो गया था कि आए रोज वहाँ पे फिरका वराना लड़ाई होती है, अब कभी कभार होती है। तो ये क्रेडिट PMLN के पास है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने आपको सूबे का स्टेटस दिया, इंतखाबी इस्लाहात की, हम आपके लिए आए हैं और आपको हमें वोट करना चाहिए। अब जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है या फिर PMLQ, वो भी वहां पे इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो वो रंग शंग भरने के लिए हैं। एक आधी सीट किसी के हवाले हो जाए। वहां पंजाब से राना नजीर अहमद खान गए हुए हैं, साबिक वफाकी वजीर, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को लीड कर रहे हैं वोट शोट के लिए, जोड़ तोड़ के लिए, बरादरियों के लिए, वहां पे वो भी बैठे हुए हैं। अलीम खान की पार्टी के सूबाई सदर हैं। तो ये इलेक्शन बना ही तब है ना, जब इस तरह मुख्तलिफ सियासी जमातें वहां पे गई हैं, इंतखाबी सरगर्मियां शुरू की हैं। अब एक्चुअल वही होना है कि वोटर कितनी तादाद में निकालती हैं ये पार्टियां, वोटर खुद कितना आता है, वोट डालता है। और फिर ये सवाल हमेशा से रहा है कि वफाक की जो बरसर इक़्तिदार पार्टी होती है वो आज़ाद कश्मीर में भी और GB में भी हुकूमत बनाती है। लेकिन अब कुछ चीज़ें आ रही हैं ऐसी कि शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में इन दोनों के में से एक ले जाए और एक दूसरा ले जाए, क्योंकि
बहरहाल इंतखाबी इलेक्शन के बाद जो हुकूमतें बनेंगी उसमें जोड़ तोड़ में एक दूसरे के साथ शायद ये मिल बैठे और आइंदा के लिए सियासी तौर पे जो जीबी और कश्मीर का है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी आ जाए, एक तरफ मुस्लिम लीग नून आ जाए, तो वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब, अब वफाक की जानिब भी आते हैं। हम देख रहे हैं कि 10 तारीख दे दी गई है बजट के लिए। आपको क्या लगता है डिले किस तरह से हुआ? और अब जो हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी फ्री हो चुके हैं, वो भी वापस आएंगे। कुछ रिजर्वेशंस भी हैं उनकी, BISP पर भी उन्होंने बात की है कि उसको भी बढ़ाना है किसी सूरत, और NFC पर भी बातचीत होती रही है। किस तरह से देख रहे हैं जो बजट पेश किया जाने वाला है? 27वीं तरमीम जिस दिन पास हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में कहा था कि मैं बिलावल भुट्टो से बात करूंगा NFC के इशू पे, हम बैठ के बात करेंगे, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद एक जेन्युइन इशू है कि आप जो आधा तो सूबे ले जाते हैं, आधे से ज्यादा जितना इकट्ठा होता है रेवेन्यू, उसके बाद कर्जों में चला जाता है, फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर है, फिर तनख्वाहें हैं, और फिर ये BISP जैसे प्रोग्राम है, PSDP है, तो उसके लिए बचता कुछ नहीं है और वादे भी किए जाते हैं और सूबे फिर विफाक से मांगते भी हैं। तो ये बात एक तवील अरसे से हो रही है कि थोड़ा सा NFC अवार्ड को रिव्यू करना चाहिए कि विफाक से आप मांगते सब कुछ है, लेकिन विफाक के पास होता क्या है। तो विफाक ने एक हल तो ये निकाला कि पेट्रोलियम पे सेल्स टैक्स वगैरह की बजाय लेवी लगाई, जो खालिस्तान विफाक को मिल जाती है कि 4 पैसे इखराजात चलाने के लिए हो, लेकिन वहाँ जो इखराजात बहुत ज्यादा विफाक के हैं उसमें कमी हमें नजर नहीं आ रही। वो जो कट होना चाहिए वो एक्चुअली नहीं है। ये सिंबॉलिक है कि जी हम पेट्रोल में 50% कट कर दिया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स पे वो इन्होंने भी कम नहीं किया और सूबे तो मानते ही नहीं है। तो बातचीत तो बहुत जरूरी है कि विफाक को फिर चलाना है तो कर्जे ही मांग मांग के विफाक सूबों के भी मसाइल हल करे। जैसे BISP है तो मिलता तो चारों सूबों के लोगों को है, तो इसके ऊपर गुफ्तगू जरूर होनी चाहिए कि जी ठीक है विफाक के पास ही रहना है, डेटाबेस भी है, तो फिर इसके अंदर कुछ तो कंट्रीब्यूशन करें। जैसे अभी जब किफायत शायरी की मुहिम चली है तो सूबों को साथ ताउन करवाया गया, जरदारी साहब को बिठाया गया, बातचीत हो रही है, लेकिन ये बजट के ऊपर एक रिवायती तरीकाकार भी है। 4 साल से पीपल्स पार्टी को हम देख रहे हैं कि उन्हें अपने लिए सिंध और बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फंड चाहिए होता है। पहले भी पिछले साल भी बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर ने सवाबदीदी फंड दे दिए थे बहुत ज्यादा, कई अरब रुपए के, कि आप अपने मुंतखब अरकान में जिस तरह चाहें इनको तकसीम कर दें। और मुराद अली शाह भी अपना हिसाब किताब का जायचा बना के आ जाते हैं, क्योंकि वो सिंध में खर्च किया हुआ नजर नहीं आता। लोग सवाल उठा रहे होते हैं कि क्योंकि ये इलेक्शन में भी आया कि कराची जैसा बनाना चाहोगे या लाहौर जैसा, क्योंकि कराची खंडर बना हुआ है, लोग रोजाना लिखते हैं, यूनिवर्सिटी रोड कई साल से नहीं बना, पानी का मंसूबा वहां पे नहीं तैयार हो सकता, काम मुकम्मल नहीं होता। तो लोग पूछते हैं कि आप बहुत अच्छे मंसूबा साज हैं, हिसाब किताब बड़ा अच्छा मुराद अली शाह करके आते हैं, लेकिन पैसे लेके जाते कहाँ हैं? तो ये वो सवाल है, और ये अब भी यही कुछ है बजट के ऊपर कि हमें हमारा हिस्से से ज्यादा दिया जाए। पंजाब ने तो पहले भी NFC में अपना हिस्सा कटा के बलूचिस्तान के हवाले किया, दूसरी जगहों पे बड़े भाई के तौर पे दिया, लेकिन वक्त आ रहा है कि फिर सब अपने अपने, जैसे एक्स फाटा है उसका जो हिस्सा देना है तो सब दें सूबे। ये मसाइल बहरहाल हैं और ये बैठ के हल होंगे। और ये हर दफा बजट पे तो इसलिए बहस करती है पीपल्स पार्टी कि उन्हें थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा मिल जाए। अच्छा, तो आमिर साहब इस तरीके से इस मामले से आपको लगता है कि इस बार भी फ़ायदा पहुंच जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? क्योंकि जिस तरह से भी आपने भी जिक्र किया, बिलावल भुट्टो जरदारी यही कह रहे हैं कि पंजाब वाले 18वीं तरमीम को तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं है, वो आपको कैसे हुकूक देंगे? तो क्या ये वाला जो मामला है 18वीं तरमीम वाला, ये भी बजट के बाद ही फिर अंडर डिस्कशन आएगा? वो इशारे दे रहे हैं कि जो 28वीं तरमीम के लिए प्रेशर है, और वो बात बिलावल भुट्टो ने 27वीं तरमीम के वक्त जब ट्वीट किया था 5 पॉइंट्स का कि हमें ये कहा गया है, तो वो उन चीजों को बढ़ा रहे हैं कि देखें ये आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। तो देखें, अगर पंजाब वालों से मुराद PMLN की है, तो अगर वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे तो फिर आप कीजिएगा ना, फिर वोट तो आप नहीं देंगे तो आईनी तरमीम तो नहीं ना हो सकती, तो बातें खत्म हो जाएंगी। आप साथ दे दें अगर आप समझते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो कहते हैं हमें अपने रियासत को भी मजबूत करना है, एस्टैब्लिशमेंट को भी मजबूत करना है। तो रियासत तो तभी मजबूत होगी जब विफाक के पास 4 पैसे भी मौजूद होंगे कि वो खर्च भी कर सकें और लगा भी सकें। तो ये बातचीत से ही हल होना है। लेकिन चूंकि अभी इलेक्शन है, परसों इलेक्शन हो जाएगा,
तो आप और हम देखेंगे, फिर ये बैठ के बातचीत कर रहे होंगे, प्रेसिडेंसी में भी, पीएम हाउस में भी वफूद जाएंगे और तय हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। जीबी इलेक्शन पर भी हमने बात की, बजट पर भी बात की, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ आपको मुबारकबाद भी देना चाहेंगे हज की, आपने कामयाबी से हज का फरीज़ा अदा किया है, उसकी मुबारकबाद और शुक्रिया, हमें दुआओं में याद रखने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। वीकेंड है, कारवां सराय की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। कारवां सराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। और ये कारवां सराय है क्या? एक बहुत बड़ी तस्वीर है और उसमें एक ये छोटी सी तस्वीर है। वजूद ज़न से है, कायनात में रंग नहीं। वजूद ज़न से है, तस्वीर कायनात में रंग। तो अल्लामा इकबाल ने भी कायनात को एक तस्वीर कहा, और इसलिए कहा कि वो खुद अल-मुसव्विर है, सबसे बड़ा मुसव्विर तो वो है। आज जो हमारे मेहमान हैं अली काज़िम, इनकी बहुत सारी जहतें हैं। इन्होंने कोई एक तस्वीर नहीं बनाई, बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं इनके, जो मैं तो ऐसा क्रिटिक नहीं हूँ, लेकिन इनका जो भी मैंने काम देखा है, और याद रहे कि इनका काम दुनिया भर के म्यूज़ियम्स में देखा जा सकता है। ये मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम न्यूयॉर्क कह लो, आप ब्रिटिश म्यूज़ियम कह लो, टेट मॉडर्न कह लो, सांस फूल जाता है ढाका में, दिल्ली में। तो ही इज़ वेरी वेल नोन। बल्कि ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान के चंद एक मुसव्विर जो मतलब है कि पाकिस्तान के बाहर एज इंटरनेशनल मुसव्विर माने गए और उनकी पहचान हुई और उनकी कीमत पड़ी। उनमें अली काज़िम भी शामिल है। ज़ाहिर है इमरान कुरैशी, उनकी बेगम आयशा है, वो शाजिया सिकंदर है, राना है, खिलजी हैं, वकास हैं, और भी बहुत सारे होंगे। तो ये लोग जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। अच्छा, यानी इस दौरान क्या आपने रास्ते का तयन कर लिया था कि मैंने किस तरफ जाना? थोड़ा बहुत बीच में जब लोग आपको बताते हैं कि अच्छा नहीं इस फील्ड को करना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा बहुत मैं भी शक शुबा था कि शायद मीडिया की तरफ मैं जाऊं, मैं कोई डायरेक्टर बनूं, इस तरह का भी कुछ ख्याल बीच में आया। लेकिन मेरा जो ज़्यादा रुझान था कुदरती तौर पे वो मुसव्वरी की तरफ ही था। तो मेरा ख्याल है मैं थोड़ा बहुत चीज़ें करके देखी मीडिया से रिलेटेड, लेकिन मेन फोकस जो है वो मुसव्वरी ही रही, पेंटिंग ही रही, तो वो उससे मैं जुड़ा रहा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, ज़रूर क़याम कीजिएगा कारवां सराय में इतवार शब 8:05 सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। शो के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इसमें हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा होने की उम्मीद है उस पर, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसका इजहार कर चुके हैं। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि आपको जल्द मालूम हो जाएगा कि ईरान के साथ मुआहदा हो गया है, और इसका निचोड़ ये है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के साथ डील के बगैर भी अफजूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। ईरान हमारे फौजियों को कत्ल करेगा तो जंग की तरफ वापसी होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर से मिलना नहीं चाहता, डील की सूरत में मुलाकात मुमकिन है। हम खला से ईरान के एटमी मकामात की निगरानी कर रहे हैं, उनके करीब पहुंचने वालों से हम निपट लेंगे। उन्होंने कहा कि तनाज़े के खात्मे के लिए रूसी और यूक्रेनी क़यादत की मुलाकात ज़रूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत ने बरसों तक अमरीका से फ़ायदा उठाया, हम उसके ज़िम्मेदार हैं क्योंकि यहाँ बेवकूफ़ लोग बैठे थे। भारत ने टैरिफ लगाए और अमरीका में किसी को बताया तक नहीं। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरानी कौम की बेदारी आज़ादी पसंद दुनिया के लिए बाइस फ़ख्र है। दुश्मन अस्करी मैदान में नाकामी के बाद अब तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मायूसी, खौफ और तफरका दुश्मन के हाइब्रिड जंगी हथियार हैं। कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और बसीरत से दुश्मन का मुकाबला किया जाए। अवाम में मायूसी फैलाना दुश्मन की मदद के मुतरादिफ है। उधर अमरीका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को एक बार फिर मैन ऑफ पीस करार दे दिया है।
और सदर ट्रंप की बरवक्त मदाखलत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई, इसको एक्नॉलेज किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार के शुक्रगुजार रहेंगे। तो इस पर हमने बात करनी है। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? Bismillahirrahmanirrahim. Ali and Hina, very good morning to you both also and to all your viewers. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले तो जिस तरीके से सदर ट्रंप बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान जो पीस जो माहिदा है, अमन माहिदा है, वो जल्द हो जाएगा, और दूसरी तरफ फिर हमें कहीं ना कहीं उकताहट का शिकार भी दिखाई दे रहे हैं। जो डिले इस अमन माहिदे में आ रहा है उस पर क्या कहेंगे? हिना, मेरे ख्याल में जो है ना, अमेरिका इस वक्त एक डेस्परेट सिचुएशन में है कि जहां अमेरिका चाहता है कि एक पीस एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन उसका जो हलीफ है इस जंग में, इजराइल, वो किसी तरीके से इस एग्रीमेंट को होने नहीं दे रहा। पहले जब ईरान के साथ जंग हो रही थी तो वो एक्सपेक्ट करते थे कि ईरान से उनको एक विक्ट्री मिल जाएगी, और इस विक्ट्री की बेसिस के ऊपर दोनों नेतन्याहू अक्टूबर में और प्रेसिडेंट ट्रंप की पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो नवंबर में इलेक्शंस जीत लेगी। लेकिन अब हम आज 95th डे ऑफ वॉर में हैं और लगता है कि दोनों जो हैं वो अपने अपने इलेक्शंस को हारेंगे। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो किसी तरीके से अब चाहते हैं कि इस जंग को ख़त्म किया जाए, ताकि जो नेगेटिव फॉलोआउट्स हैं इस जंग के, वो उनके इलेक्शन कैंपेन के ऊपर ना पड़े। अभी हमने कोई 24 घंटे पहले देखा कि अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के दरमियान एक पीस डील कराई, लेकिन उस पीस डील के अनाउंस होने के बाद भी इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया, और एज सच हिजबुल्लाह ने अपने आप को उस पीस डील से निकाल लिया है। इसका मतलब ये है कि आप बेशक ईरान को देखें या लेबनान को देखें, एक ही कंट्री है जो अमेरिका को जंग के अंदर धकेल रही है, और वो है इजराइल। जब तक अमेरिका इजराइल को कंट्रोल नहीं करेगा, यह इलाका पीसफुल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खान साहब, एक पोस्टरिंग भी होती है जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है, और आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़ी डेस्परेट सिचुएशन है अमेरिका की इस वक्त। वो किसी ना किसी सूरत इसका रिजॉल्व चाहता है, लेकिन रिजॉल्व उस सूरत में सामने आ नहीं रहा है। आपको मुज़ाकरात का अमल कहाँ तक होता हुआ दिखाई दे रहा है? और हाँ, अभी जिस तरह से अटैक्स एक बार फिर से शुरू हो गए, रिज्यूम हो गए, तो आप देख रहे हैं मुज़ाकरात किसी करवट बैठेंगे? मुझे लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल जो है अली, वो अपनी ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी और ऑल्टरनेट विक्ट्री के तरफ जो है ना वो बढ़ना शुरू हो रहे हैं। उनको ये अंदाजा हो गया है कि गल्फ में और ईरान के खिलाफ उनको मिलिट्री विक्ट्री मिलना मुश्किल है, और परसेप्शन की वॉर में भी ईरान सीम्स टू हैव वन दिस वॉर। और अगर आप जनरल दुनिया में पब्लिक परसेप्शन देखें तो लोग समझते हैं कि ईरान ये जंग जीत गया है। सो वो ये चाहते हैं कि इससे पहले कि वो अपने इलेक्टोरेट के सामने दोनों जाएं, उनके पास कुछ ना कुछ दिखाने के लिए जरूर होना चाहिए, और इसीलिए वो लेबनान के ऊपर उन्होंने अटैक्स शुरू कर दिए। अच्छा। और इजराइल जो है, जो उसका एक्चुअल प्लान था, ग्रेटर इजराइल का जो प्लान था, उसको वो अब एग्जीक्यूट कर रहा है। और मेरे ख्याल में ये जो सारी नेगोशिएशंस हैं, इसका ये जो ड्रामा इसलिए रचाया जा रहा है कि किसी तरह इजराइल को वक्त दिया जाए कि वो जितना अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड कर सकता है, अच्छा, वो कर ले। और जो है क्या कहते हैं, ये जो मुआहदा मुझे नवंबर से पहले होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं इस सिचुएशन को नवंबर तक खींच के लेके जाएंगे, ताकि रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले ये प्रॉपर सीज फायर होगा और उसके बाद ही फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा, ताकि शो किया जा सके कि ये जो है अपनी तरफ से हमने जो कोशिश की थी और उसको अब आवाम के लिए, या फिर अभी इस चीज़ को हम ये समझे कि ये लास्ट पंच के तौर पर यूज़ किया जा रही है ये स्ट्रेटजी, और
अगर जो अमेरिका है वो ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई से गुरेज करता है तो खलीजी ममालिक का जो अमेरिकी सिक्योरिटी पर एतमाद है उसको भी ठेस पहुँच रही है। जी बिल्कुल, अमेरिका एंड इजराइल बोथ हैव लॉस्ट इन द गल्फ। देखिए, जो उनके अमेरिका के जो सबसे बड़े हलीफ थे एशिया के अंदर, वो गल्फ कंट्रीज थी और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थी, खासतौर पे नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज थी। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद उनको एहसास हो गया है कि अमेरिका हमें एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी अगेंस्ट ईरान प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो जितनी गल्फ कंट्रीज हैं जो पर्शियन गल्फ के अंदर जिनके पोर्ट्स हैं और जो अपनी तिजारत पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू करते हैं, तो उनको जो है वो अब चाहेंगे कि इस जगह वो एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हो और ईरान के साथ उनके ताल्लुकात ऐसे हों कि उनको जो है क्या कहते हैं दोबारा जंग की स्टेट में ना जाना पड़े। सो मेरे ख्याल में ईरान भी इस चीज को समझ गया है और इसीलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बहुत इंटेलिजेंटली एज अ टूल या एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहा है। और अगर वो गल्फ कंट्रीज और ईरान के अंदर एक मुआहदा हो जाता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस का, तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी और इब्राहिम अकॉर्ड और इजराइल का इन्फ्लुएंस भी गल्फ के अंदर बहुत कम हो जाएगा। और अगर एक ऑल्टरनेट डिफेंस पैराडाइम बनता है तो मैं देखता हूं कि उसके अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का बड़ा डोमिनेंट रोल होगा। अच्छा खान साहब, दो सवाल। पहला तो ये कि अगर इस डेस्परेट सिचुएशन में अमेरिका मजीद डेस्परेट हो जाता है तो क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड भी उनके पास लास्ट ऑप्शन, लास्ट रिजॉर्ट की तरह मौजूद है और वो भी मुमकिन है कि वो हो सकता है? और दूसरा ये कि ये जो अभी सवाल किया गया एक सहाफ़ी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप से कि सीज़ फायर किसको कहते हैं, और उनका ही कहना था कि जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर शूटिंग इन अ मॉडरेट मैनर को सीज़ फायर कहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आपके उसका जो पहला सवाल था, सॉरी कैन यू अपने क्वेश्चन का बूट्स ऑन द ग्राउंड की कितनी बूट्स ऑन ग्राउंड? मेरे ख्याल में अली अमेरिका और इजराइल बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे। उनको अल्टीमेट विक्ट्री तो सिर्फ बूट्स ऑन ग्राउंड ही से मिल सकती है। देखिए, जब इन्होंने 28 फेब को ये जंग शुरू की थी तो उन्होंने अपने 3 ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियरली डिफाइन किए थे कि हम चाहते हैं कि एक रेजिम चेंज हो, दूसरा हम ये चाहते हैं कि उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कंप्लीटली ऑब्लिटरेट हो जाए, और थर्ड ये है कि हम उनकी मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वो आज 3 महीने के बाद भी इनमें से कोई भी अपना हदफ अचीव नहीं कर सकेंगे। और अगर वो ये हदफ अचीव करना चाहते हैं तो उनको अपने बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब ये है अली के बहुत ज्यादा डेड बॉडीज जो हैं वो अमेरिका और इजराइल जाएंगी। और डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान विल विन और लूज, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों तरफ जो है ना डिस्ट्रक्शन बहुत होगी। ईरान के पास शायद ये हिम्मत है कि वो डेड बॉडीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शायद अमेरिकन पब्लिक अब डेड बॉडीज को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि पहली मर्तबा अली हम ये देख रहे हैं अमेरिका में कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो एक अनपॉपुलर वॉर को आगे लेके चल रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत एहसास हो गया है कि इस जंग की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी विद इन अमेरिका बहुत बुरी तरह हर्ट हुई है। सो अगर डेड बॉडीज जाएंगी तो फिर और ज्यादा क्या कहते हैं उनकी पॉपुलैरिटी नीचे जाएगी और इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा नवंबर में। और अगर नवंबर में रिपब्लिकन पार्टी इलेक्शंस हार जाती है तो वो ही विल बिकम अ लेम डक प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में रुकावट कहाँ पर आ रही है, इस सिचुएशन पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, कुछ एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद माहौल की बेहतरी और आलूदगी के ख़ात्मे से मुतालिक शऊर और आगाही पैदा करना है। माहौल की बेहतरी और आलूदगी के ख़ात्मे से मुतालिक शऊर और आगाही पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। और इस साल अगर आपको बताएं कि आलमी यौम माहौलियात का जो थीम है वो क्या है, वो है अ ग्लोबल कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन। इस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमें
हमें ज्वाइन कर चुकी हैं मरियम शब्बीर, माहिर माहौलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम US। इस वक्त हमारी तो सुबह है लेकिन आपकी जो है वो रात देर हो गई होगी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि आज जिस तरीके से हम ये क्लाइमेट डे जो मना रहे हैं, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन को मनाने का मकसद ही ये है कि आगाही पैदा की जाए, आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, देखें जैसा कि हर साल जो है वो डिफरेंट थीम रखी जाती है और इसका मकसद हमेशा यही रहा है कि क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी एंगल से जो है वो आगाही देने की कोशिश की जाए, ताकि जितने स्टेक होल्डर्स आपके मौजूद हैं दुनिया में वो अपना अपना रोल प्ले कर सकें। इस साल का थीम जैसा कि आपने बताया कि नाउ फॉर क्लाइमेट का है, इंस्पायर्ड बाय नेचर। तो इसमें इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि हमें इस तरह की एक्शंस लेने हैं जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि आप देखें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जब हम बात करते हैं कि जो इम्पैक्ट्स हैं, पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल उन ममालिक में से है। हम कंट्रीब्यूट तो कम करते हैं, बहरहाल हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स अपने हैं जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डेवस्टेशन होती है जितनी भी जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिज़ास्टर्स आते हैं। फिर अभी जो आप देखें कि UN ने वार्न किया है, जो एल नीनो की जिक्र चल रहा है, उसकी वजह से भी आपकी ड्राउट लाइक कंडीशंस होंगी, मोर हीट वेव्स पाकिस्तान में होंगी, साथ ही साथ ग्लेशियर मेल्टिंग तेज़ी के साथ आपकी नॉर्थ में हो रही है। तो ये सारे वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम होगा। तो दुनिया देखें कि जो पहले हम बात किया करते थे, वार्निंग आया करती थी कि जो लिमिट है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की के इंक्रीज़ होने का ख़तरा है, वो ऑलरेडी थ्रेशोल्ड को हम रीच आउट कर चुके हैं पूरी दुनिया इस वक्त। तो हमें जो है वो इस वक्त डिस्कशन यही की जा रही है कि हमें दर्जा हरारत जो बढ़ रहे हैं तेज़ी के साथ, उसको 2 डिग्री सेल्सियस पर हमने जो है वो लिमिट करना है, ताकि और उसका सबसे सस्ता तरीन सोल्यूशन जो है वो पूरी दुनिया में यही मौजूद है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि जितने जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं उन पे हम फोकस करें। मिसाल के तौर पे नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस में आपके दरख्त आते हैं मकामी, जिसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लगा सकते हैं। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस में आपके नेचर को यूटिलाइज करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने का जो है वो कॉन्सेप्ट आता है। इसी तरह अर्बन प्लानिंग में इन कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स बड़ी ज़रूरी होती हैं, जिसकी वजह से आपके किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में 5 से 7% जो है वो आपका ग्रीन कवर होना काफ़ी होता है। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और इस दफ़ा जो है वो जो होस्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, हर साल कोई ना कोई कंट्री होता है, क्योंकि उन्होंने कोई इनिशिएटिव्स अपने ममालिक में लिए होते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो अज़रबैजान है, जिसने बाकू में जो है वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं, काफ़ी इक़दाम किए हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनको ये एजाज़ हासिल है कि इस थीम के ऊपर जो है वो लीड कर रहे हैं UN की तरफ से। बिल्कुल। अच्छा मरियम, जो कुछ नाक़िदीन हैं उनका ये कहना है कि अब चूँकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हो चुकी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं और इस तरह से महसूस होता है जैसे जो है डिज़ास्टर्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगी और इस कॉल को कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं इस दौरान? देखिए, जो साइंस है वो कई दहाइयों से बहुत क्लियर है। डेटा की बेस पर जो है वो साइंस बात करती है कि किस तरह की दुनिया में डिज़ास्टर्स आ रहे हैं। साइंस ने बहुत पहले हमें बता दिया था कि 2025 तक पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस में चला जाएगा, और हम आज देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है। साइंस ने ये भी कहा है कि 2050 तक जो है वो दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक होंगे जहाँ पर आपको पानी जो है वो बहुत ज़्यादा किल्लत का शिकार हो जाएंगे। वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता होते देख रहे हैं। साइंस ने ये भी बताया है कि हीट वेव्स वक्त के साथ साथ बढ़ेंगी, और हमने यही देखा कि हीट वेव्स बढ़ रही हैं। आपके जो एग्रीकल्चर के पैटर्न्स हैं उनमें शिफ्ट आ गया हुआ है। आपकी एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स आपको पूरी दुनिया में आपको नजर आ रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं। आपके वाइल्ड फायर्स इसकी वजह से बढ़ रही हैं, फ्लडिंग बढ़ रही है, आपके तूफान ज़्यादा आ रहे हैं, हीट वेव्स जैसा कि मैंने कहा, आपका सी लेवल राइज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत साइंस क्लियर है, एविडेंस बहुत माउंटिंग लेवल तक है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। ना सिर्फ जानी नुकसान हो रहे हैं, हेल्थ का आपकी इम्पैक्ट हो रही है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी आपकी तबाह हो रही है, जो कि क्लाइमेट चेंज से आपकी लिंक्ड है। आपकी क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट्स दुनिया में पूरी बढ़ रही हैं। तो देखिए, साइंस तो बहुत क्लियर है। वहाँ कुछ ममालिक हैं जो अभी भी इनकार करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसमें डेवलप ममालिक US जैसे ममालिक भी शामिल हैं, क्योंकि उनको फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे ममालिक में जो आपकी फॉसिल फ्यूल लॉबीज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। जिस चीज़ का अलर्ट या खदशा जाहिर किया गया था वो सब कुछ तो हो गया। अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो
क्या माहौलियाती जो तब्दीलियां हैं, इसके मोहलिक जो असरात हैं, उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट अभी तक स्टेप्स ले रही है, और आपको लगता है कि क्या वो काफ़ी हैं, और मज़ीद कौन से इक़दाम हैं जो हमें फ़ौरन इमरजेंसी बेसिस पर उठाने चाहिए? देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद तो इन्वायरमेंट ज़्यादातर प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है, और अगर हम प्रोवेंसेस को देखें तो इस वक्त पंजाब जो है वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है वो ले रहा है, जिसमें आप देखें कि हीट रिलेटेड प्लान्स जो है वो पंजाब में इस वक्त डेवलप हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डेटा डैशबोर्ड जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं, जहाँ पर सिटीजन्स एक्सेस कर सकेंगे डेटा को हर वक्त, जो क्लाइमेट के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको। पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्मॉग रिलेटेड जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पंजाब जो है वो परफेक्ट एक एग्जांपल है, लेकिन डेवलपिंग ममालिक में रहते हुए ऐसी लीडरशिप फाइनली पंजाब को मिली है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि आपकी सिंध गवर्नमेंट या आपकी केपी में या आपकी बलूचिस्तान में जो है वो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड बहुत ज़्यादा इकदाम नहीं हो रहे हैं। केपी एक ज़माने में जो है वो एफॉरेस्टेशन में लीड कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा उसमें सक्सेस स्टोरीज आपकी देखने को मिली थी, लेकिन हम वो देख रहे हैं कि अब उस तरह से नहीं है केपी में भी। तो आपके प्रोवेंसेस जो है वो बाकी काफ़ी पीछे हैं। पंजाब को भी मजीद काफ़ी चीज़ें जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है, खासतौर पर जो है रेजिलियंस, और अभी बहुत से इकदाम करने की ज़रूरत भी है। मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यूएस से ज्वाइन करने के लिए, और आज माहौलियात पर हमने इसलिए भी बात की है कि इट्स अ रियल थिंग, इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं माइंड मैटर्स। बात हो रही है कि अच्छा होटल वो जो रिवायती फ़न तामीर, सकाफत और तारीख को एक साथ लेकर चले। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे होटल ऐसे नज़र आते हैं जिनके पीछे एक कमाल किस्म का माइंड, कमाल किस्म की जहानत नज़र आती है। वो जहानत जो अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई है, वो जहानत जो ये समझती है कि हमें आर्किटेक्चर इस तरह के बनाने चाहिए जो लैंडस्केप के साथ जाएं। ना सिर्फ लैंडस्केप के साथ जाएं, बल्कि जब मेहमान लॉबी में आएँ या होटल के अंदर आएँ, उनको मालूम हो कि वो किस खित्ते में आए हैं। उस खित्ते की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से वहाँ पे की जाए, जो कि मतरूक हो चुकी हैं, अब वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मालूम हो कि यहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी या ये इस कल्चर का हिस्सा था, ये उसकी सकाफ़त थी। और ये बड़ी खूबसूरत अलामत है उस इलाके के बाशऊर लोगों की। और जीबी जो है, जब आप आते हैं तो हुंजा जो है उसमें आप नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स इस तरह के देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। फिर इधर स्कर्दू वाली साइड पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इवन गेज़र वाली साइड पे बहुत अच्छे मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं। नगर में हैं, बहुत सारी वैलीज़ में बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं। आर्किटेक्चर जो है वो आपको हैरान करता है, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। मेरे साथ आफ्ताब साहब हैं, हम इस वक्त शिगर में हैं। और आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच वकार भाई आपका। बहुत खूबसूरत जो ये जो आर्किटेक्चर वाला मामला है, इसमें आप समझते हैं कि अब एक ट्रेंड सेट हो गया है, यानी अब अच्छा होटल गिलगित बल्तिस्तान में वो कहलाता है जो लैंडस्केप और कल्चर और हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी जो खित्ते की है उसका ख्याल रखें। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल तो जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया है कि हुंजा और स्पेशली बल्तिस्तान, और मैं बल्तिस्तान पर्टिकुलर शिगर की बात करूं तो ये और गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी हमारे बड़े फोर्ट्स हैं, जिस तरह हुंजा में बल्तित फोर्ट है, अल्तित फोर्ट है, इसी तरह शिगर में शिगर फोर्ट है, खपुल फोर्ट है। यहाँ के लोगों ने जाके जो ना वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बल्तित अल्तित की बात करते हैं तो 800 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी ये जो आर्किटेक्चर इटसेल्फ कहलाता है तिब्बतन आर्किटेक्चर, ठीक है। ये तिब्बत से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान आ पहुंचा है, और ये 1000 साल पुरानी जो ना यहाँ पे ये प्रैक्टिस हो रही है। और ये ऑब्वियस है आजकल की जो हम स्पेशली 3-4 साल जो हम स्पेशली फेस कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है, और बिल्कुल नेचर के साथ वो ब्लेंड नहीं होता है, तो इटसेल्फ उसी बेस पे बीइंग अ नेटिव ये रिजॉर्ट हम अपनी सकाफ़त को और साथ साथ इस तिब्बतन आर्किटेक्चर जो यहाँ पे जो प्रैक्टिस हो रही है इसकी कम्बिनेशन होती है आपकी ग्रीन वुड, मड ब्लॉक्स और जो आपका स्टोन है, ठीक है, इसकी कम्बिनेशन से आप हमारे बैकग्राउंड पे जो ना वो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ये नेचर मटेरियल, ठीक है, यहीं के लोकल मटेरियल से हम जो ना वो इटसेल्फ जो ना वो इसको बिल्डअप किया हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो क्ले की एक वॉल सी होती है, जी बिल्कुल क्ले टाइप की, ये मटेरियल क्या है? ये मैंने बहुत सारी ये ओवरऑल आपने देखा होगा कि यहाँ पे कंक्रीट का बहुत कम से कम इस्तेमाल किया गया है, और साथ में जो ना यहाँ पे एक खास जो है ना वो मिट्टी
आ जाता है यहाँ से, जिस तरह खपुलू वाली साइड से, ठीक है। इवन हमारे जितने भी दीवार बने हैं, ठीक है, इटसेल्फ उसी मड के ब्लॉक्स भी है, और इस्तेमाल होता होगा, सीमेंट इस्तेमाल नहीं होता है उसमें, बिल्कुल जो ना मजबूत होती है, मजबूत हो जाती है, ठीक है। और इस मटेरियल की बहुत ख़ास नेचर भी है, ठीक है। इटसेल्फ जो ना इसी आप बड़े फोर्ट्स की अंदर देखें, ठीक है। और इवन हमारे ऊपर जितने भी लाइक सॉर्ट ऑफ जो फिनिश हुआ है वो मड फिनिश है, ठीक है, सॉइल फिनिश्ड है। बारिश जी जी जी, तो बारिश में मड को नहीं होता नुकसान? नहीं, इसमें कुछ चीज़ें अब जो ना जाहिर सी बात है ट्रेंड के साथ साथ कुछ लाइक जिस तरह गिलू हो गया, ठीक है, इसका जो ना वो मिक्सअप करके जो ना उसको हम फिनिश करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल हमारे इधर बिल्कुल पेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है। और इसके ऊपर बिल्कुल जो ना वो सॉइल जो है ना वो हमारा जो खपुलुस आता है स्पेशली, ठीक है, इसका जो ना वो फिनिश हुआ है सर। अच्छा, जो पुराना हम आर्किटेक्चर देखते हैं हुंजा में भी, जो जी, आपका ताल्लुक तो हुंजा से है? मेरा ताल्लुक हुंजा से है। तो जो हुंजा में भी हम देखते हैं, ओवरऑल जीबी में हम देखते हैं पुराना आर्किटेक्चर, उसके अंदर लकड़ी के वो जिसको कहते हैं, क्या उसको कहेंगे, जो लाइक जो उसके अंदर जिस तरह हमारे बिल्कुल सामने इस वक्त वहाँ पे लकड़ी की, जी बिल्कुल, इसको क्या कहेंगे? इसका बेसिकली जो है ना वो आपके फ्लेक्स होते हैं, ठीक है, वुडन फ्लेक्स की मदद से, ठीक है, वो सॉर्ट ऑफ इस तरह जो है ना जिल्जला प्रूफ होता है। जो आपके जो लाइक सॉर्ट ऑफ बीन्स होते हैं जो वुडन, ठीक है, वो बिल्कुल आपकी बिल्डिंग से जो ना अच्छे खासे बाहर निकल के होते हैं, ठीक है। या इसके दौरान जो ना या दरमियान में जो आपका जो ना वो बिल्कुल जो इसका जो ना वो पूरा फ्रेमवर्क होता है वुडन का ना, जिसकी वजह से वो जिल्जला प्रूफ भी होता है। ये आप ये देखिए कि ये यदि वो हमारी इज्तिमाई दानिश थी हमारे आबा व अजदाद की, उनको उन्होंने ओवर द टाइम सीखा कि ज़ल्ज़ले से कैसे बचना है, उन्होंने ये चीज़ें बनाई। इन चीज़ों की वो अफादियत अपनी जगह, बट इनकी एक एस्थेटिक और इनकी एक ब्यूटी जो है कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। इवन आप आउटर पार्ट में भी देखें, इनर पार्ट में भी देखें, हमारी बहुत खूबसूरत। और इसके साथ साथ फिर आपको ऑल वेदर जो ना वो सॉर्ट ऑफ आपको मॉडरेट टेम्परेचर देता है, विंटर्स हो या समर्स हो। बहुत बाहर जो है ना वो जाहिर से गर्मियाँ अभी बढ़ने लगी है, लेकिन हमारे माशाल्लाह से जो ना वो हमने एज पर गेस्ट रिक्वायरमेंट आल्दो कि हमने बहुत सारी चीज़ें एड ऑन की हैं, लेकिन इटसेल्फ जो ना वो आपको इवन समर्स में पंखे की भी ज़रूरत नहीं होती इस आर्किटेक्चर में, ठीक है। और विंटर्स में थोड़ा सा हल्का भी आप हीटर चला लेंगे, वो थ्रू आउट आपको एक पूरा जो ना वो मॉडरेट टेम्परेचर और वार्म अप रखता है। बहुत सारे लोगों ने जी हुंजा में भी और ओवरऑल वैसे भी जीबी में बहुत सारे लोगों ने शुरू में जो ट्रेडिशनल हाउस गिराए और उसकी जगह कंक्रीट और आरसी बिल्डिंग इस तरह की बनाई, बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने बाद में अब जो बाद में मैंने देखा कि एक ट्रेंड ये सेट हुआ कि उन्होंने कहा कि हमने अपना भाई जो वो घर है वो नहीं गिराना, वो भी रहना है, बिल्कुल ऐसे ही और उसके साथ कोई और घर बना अभी तो माशाल्लाह हमें बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, लोकल मटेरियल से और लोकल से लोग अपने घरों के आइडिया भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली आइडिया लेते हैं और बड़े बड़े जो ना वो घर से भी और फोर्ट से भी इंस्पायरेशंस हैं, ठीक है। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आना और टूरिज्म जो सस्टेनेबल टूरिज्म की हम बात करते हैं और ओवरऑल इसमें सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये इस तरह की जो ना चीज़ें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके बारे में क्या कहेंगे जो कुछ मतलब मैं उनको बहुत भद्दा आर्किटेक्चर कहता हूँ, स्ट्रक्चर्स कहता हूँ जो बने हैं जीबी की मुख्तलिफ जगहों पे, कुछ ऐसे होटल्स भी है ना अजीब व गरीब किस्म के ब्लॉक और शीशे की इमारतें हैं और इस तरह का बना दिया गया है कि वो अंदर तो बहुत ही खूबसूरत है, खूबसूरत होते हैं इंटीरियर वाइज, बिल्कुल वो जो लैंडस्केप है उसको जरा ख़राब करते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर मैं अपनी प्रोजेक्ट की बात करूँ और हमारा तकरीबन कोई 14 कनाल पे जो ना ये हमारा पूरा रिजॉर्ट आता है, लेकिन हमने इसको जो ना एज टू एज बिल्डिंग को हमने डिज़ाइन किया हुआ है और उसको भी ब्लेंड किया हुआ है नेचर के साथ, ठीक है, ताकि उसमें कोई मुदाखलत ना हो नेचर के साथ। तो इसी में हमने पूरा लॉन एक्सपीरियंस ताकि ग्रीन बेल्ट मिले, लोग आते हैं हमारी खूबसूरती इंजॉय करने के लिए, ठीक। हमने ट्रीज एड ऑन किए हैं, अभी तो माशाल्लाह हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें अभी एक्सपीरियंशियल वाइज, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी हम एड ऑन कर रहे हैं इसी के साथ साथ। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे नाज़रीन बैकपैकर्स के या वो होटल्स जो एक ऐसा तबका जो कि किसी ज़माने में तो 1500 या इस वक्त के हिसाब से देखें तो 3-4 हज़ार से ज़्यादा अफोर्ड नहीं करता, उनके अलहदा से वो भी प्रोजेक्ट्स हैं हुंजा में हमने देखे हैं बैकपैकर्स के, क्योंकि एक ख़ास वक्त पे बैकपैकर्स के जो होटल्स थे ये कम होना शुरू हो गए थे, बट दोबारा से अब हम देखते हैं कि उस तरह के प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं और वो भी बहुत क्रिएटिव और बहुत खूबसूरत हैं। और यहाँ पे जब आप आते हैं तो हर होटल जो है उसका अपना एक थीम है, उसकी अपनी एक स्टोरी है और वो इट्सेल्फ एक डेस्टिनेशन बन जाते हैं
क्योंकि वो ख़ुद इतने खूबसूरत होते हैं कि वो लोग जो हैं वो फिर उनको एज अ डेस्टिनेशन वो यहाँ पे आना चाहते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। और ये जितने भी होटल्स हैं यानी जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उनमें नाम जो हैं उनके अंदर जो एक क्रिएटिविटी है वो बड़ी खूबसूरत है कि हर जो होटल हर जो प्रोजेक्ट है वो नाम बहुत खूबसूरत। और ये नहीं है कि कोई एक नाम है तो वो एक ही तरह का सारे लोग नाम रखी चले जा रहे हैं। तो ये इससे आइडिया होता है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में हज़ारों होटल्स हैं तो हज़ारों इतने खूबसूरत नाम हैं। मैं और तार साहब जब हम अब आ रहे थे स्कर्दू से तो रास्ते में एक तार साहब ने मुझे इशारा किया, मैंने देखा कि एक होटल का नाम था ज़र्फ़। क्या खूबसूरत नाम है, यानी आप एक से एक नाम देखिए। और ये जो होटल का नाम रिवाज कहते हैं बट एक्चुअली राइवेज है। जी बिल्कुल, रिवर एज बिल्कुल ऐसे ही बट है। अब तो पड़ गया रिवाज हो गया रिवाज माशाल्लाह, क्योंकि हमारा ओबीएस से एक रिवाज या कोई कल्चर या हेरिटेज को हमने मेंटेन किया हुआ है, तो वो भी obvious ठीक है, वो भी ठीक बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब, थैंक सो मच, अपने टाइम दिया, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। वेलकम बैक। पाकिस्तान के उस मायानाज एथलीट से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने सिर्फ कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का सब जिलाली परचम सर बुलंद किया है। हाल ही में उन्होंने दुनिया के सरतरीन सहरा सफरंगा स्कर्दू में मुनक्किद होने वाली 21 किलोमीटर की इंतहाई दुश्वार और चैलेंजिंग रेस में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, पहली पोजीशन हासिल की और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हम बात कर रहे हैं मैराथन रनर मोहम्मद अख्तर की, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और वतन से मोहब्बत के जज्बे के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, मुतादिद बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात अपने नाम किए हैं। हालिया कामयाबियों की बात करें तो रवा साल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सरपरस्ती में होने वाली 21 किलोमीटर की रनिंग रेस में भी हाजी अख्तर ने पहली पोजीशन हासिल की थी। उनके नाम 9 बड़े रिकॉर्ड्स भी हैं, जिनमें 2 जूनियर नेशनल और 7 हायर एजुकेशन कमीशन के रिकॉर्ड शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी सतह की बात करें तो उनकी कामयाबियों की फहरिस्त भी लंबी है, बेहद शानदार है। उन्होंने नेपाल, चीन, वेनेजुएला, स्विट्ज़रलैंड और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और अब तक पाकिस्तान के लिए मुतादिद गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीत चुके हैं और 5 मरतबा बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में कौमी परचम की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। मज़ीद उनकी कामयाबियों के हवाले से उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अख्तर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें ये बताएं कि ये दुनिया के सरतरीन सहराओं में शुमार होता है सफ़रंगा से स्कर्दू, जहाँ 21 किलोमीटर की जो रेस थी वो आपने जीती। किस किस्म की टफ़ ट्रेनिंग आपने इसके लिए की थी? जी वालेकुम सलाम, खैर मुबारक मैम। जी मैम, मैं इसके लिए बहुत अरसे से 9 साल हो गया मुझे इसके लिए मेहनत करते हुए। तो बहुत मेहनत मैंने की हुई थी, बहुत हार्ड ट्रैक था, ऑक्सीजन की भी कमी थी, लेकिन मेहनत मैंने की हुई थी और मैंने कर दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 21 किलोमीटर रेस जो है विन की। बिल्कुल अख्तर, आजकल आप छाए हुए हैं और जितनी भी रेसेस होती हैं आपका नाम नुमायाँ ही उसमें नज़र आता है, वो चाहे किसी बैंक की रेस हो, चाहे वो वज़ीर आला की रेस हो या फिर मुख्तलिफ इलाकों की रेस हो। हम देख रहे हैं कि आपका नाम बहुत नुमायाँ है। कैसी ट्रेनिंग है कि आप हर जगह पर इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं? जी सर, इसके लिए दिल लगा के मेहनत से बेलौस हो के अपने मुल्क के लिए काम करना पड़ता है, तो उसके बाद ही जो है ना ये मेहनत ही रंग लाती है। तो ये सारा कुछ मेहनत से ही मिलता है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9 साल से नेशनल चैम्पियन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 11 नेशनल टाइटल हैं, जनूबी एशिया गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2018 से 2025-26 तक कोई भी रेस नहीं आ रहा हूँ। ज़बरदस्त, और ये सब एक हार्ड वर्किंग का नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेहनत करता है उसका सिला उसे मिलता है। अच्छा, हमें ये बताएं, ये जो आपका रीसेंट जो सफ़र था, ये जो रेस थी सहरा में, कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात आपको दरपेश आई इस सफ़र के दौरान जिन्होंने आपको मज़ीद मजबूत बनाया? हर रेस में कुछ ना कुछ हडल्स होती हैं, लेकिन दिलेरी से मुकाबला करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो रोड बहुत टफ था, बजर थे, सहरा भी था, रेत भी थी काफ़ी ज़्यादा, अप डाउन भी था, ऑक्सीजन की कमी थी,
लेकिन डट के मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह रेस विन की। अच्छा अख्तर, ये बताइएगा कि सफरंगा कितना मुश्किल था और एल्टीट्यूड कितना था, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये कोल्ड डेजर्ट है ये बहुत बुलंदी पर है, और ट्रेनिंग के दौरान के एल्टीट्यूड जो है वो कितनी मदद करता है जब आप वापस जो है कम एल्टीट्यूड पे आते हैं? जी सर, जितने भी वर्ल्ड के एथलीट हैं, कीनिया हो गया, इथियोपिया हो गया, युगांडा हो गया, तो जितने भी वर्ल्ड के रनर है वो एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करते हैं। तो हमें ऐसी सहूलत जो है मुयसर नहीं होती। अगर हम उधर जाएं तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है हमारा, उसके लिए हमें स्पॉन्सर चाहिए होते हैं। तो ये सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है रेस से, क्योंकि इधर जहाँ पे हम रहते हैं साहिवाल में, तो इधर ऑक्सीजन जो है तकरीबन सी लेवल से जो है ना, समंदर से बुलंदी तकरीबन 100 कुछ मीटर है, और सफरंगा की थी तकरीबन 2400-2600 मीटर। तो इधर से हम उधर सफरंगा में जाएं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम उधर प्रॉपर अपना कैंप लगा के ट्रेनिंग करें, उधर ऑक्सीजन कमी होती, तो जब हम नीचे आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो रनिंग अच्छी होती है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अख्तर, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कामयाबियों को सफ़र हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपसे अब मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।